सबसे पहले तो मैं T2F का शुक्रिया अदा करूंगा कि बहुत अहम मौजू है इस वक्त पूरे मुल्क में, इस पे बात हो रही है और माशरे के हर हल्के में ये मसला ज़ेर बहस है। सिर्फ कानून से वाकिफ लोगों का नहीं बल्कि आम शहरी जो है वो भी, क्योंकि इतना अरसे से ये चल रहा था और इसके मुख्तलिफ जो है वो नशे व फराज आते रहे इसमें, तो बहुत इंटरेस्ट तमाम शोबों के साथ ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों का है। और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे पास यहाँ 3 ऐसे दोस्त हैं हमारे, जो दो तो मुल्क के माने हुए कानूनदान हैं और ह्यूमन राइट्स के अलमबरदार हैं, और फारूक तारिक साहब जो हैं वो खुद भी ह्यूमन राइट्स के साथ भी मुंसलिक हैं और सियासी तौर पर भी एक्टिव हैं प्रोग्रेसिव बुनियादों पे। तो मुझे यकीन है कि जितने लोग भी इस प्रोग्राम को देखेंगे उनको बहुत सारी बुनियादी चीज़ों का जवाब मिलेगा जो उनके जहनों में सवाल हैं, और खुद मेरे भी बहुत से सवाल हैं, क्योंकि एक बात तो वाज़ेह है कि जो कुछ ये हुआ इस केस के इर्द गिर्द, उसने बहुत सारे पहलुओं पे लोगों में के जहनों में सवाल उठाए हैं। इसमें अदलिया की आज़ादी और कानून और आइन की बालादस्ती का सवाल तो सबसे पहले ही है, लेकिन उसके साथ ये कि आम लोगों में ये सवाल भी है। जैसे हम अभी एक ट्रेड यूनियन की मीटिंग में थे 2 दिन पहले, तो बहुत लोगों को इसका था कि आगे क्या होगा, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, तो वो लोग जानना चाहते हैं। बहुत से लोग बहुत खुश हैं कि बहुत बड़ी पेशरफ्त हो गई है, लेकिन बहुत से लोग अभी भी कश्मकश में हैं कि क्या वाकई ये इशू अब ओवर हो गया है या इसके कोई और मुख्तलिफ पहलुओं से इसको उठाए रखने का कोई जो है वो हो सकता है तरीका, और उसके फिर क्या असरात होंगे। तो मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा फैसल सिद्दीकी साहब से कि वो हमें बताएं कि ये जो जजमेंट आया है काजी फाइज ईसा के रिव्यू जजमेंट जो है, ये पहले वाले जजमेंट से कैसे मुख्तलिफ है, और इसकी जो है इम्प्लीकेशंस क्या हैं मुख्तलिफ पहलुओं से। फैसल साहब। थैंक यू करामत। देखिए, जिस तरह आप सबको मालूम है और आपके नाजरीन को भी मालूम होगा कि एक जजमेंट इससे पहले आया था 2019 में, जिसमें बुनियादी तौर पे ये हुआ था कि ये जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस फाइल हुआ था काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्वॉश कर दिया था और सारे जजेस ने क्वॉश कर दिया था। उसमें कोई डिसएग्रीमेंट नहीं था, और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सामने ने जो शो कॉज नोटिस इशू हुआ था वो अबेट हो गया था, यानी वो भी शो कॉज नोटिस खत्म हो गया था। और एक तीसरी चीज जिसपे एग्रीमेंट था तमाम जजेस का, वो ये था कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कंटेम्पचुअस प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनके हवाले से कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होनी चाहिए। तो जो पहला जजमेंट था उसमें 10 के 10 जजेस ने इन 3 चीजों पे एग्री किया था, लेकिन उसमें एक डिसएग्रीमेंट भी था, और वो 7-3 का डिसएग्रीमेंट था। अच्छा, उन 3 डिसएग्रीइंग जजेस में भी आपस में डिसएग्रीमेंट था। जो तीसरे जज साहब थे डिसेंटिंग में, जस्टिस याया साहब, वो कुछ चीजों पे अपने 2 डिसेंटिंग जजेस से एग्री करते थे और कुछ चीजों में वो मेजॉरिटी से एग्री करते थे। तो मैं उनकी जजमेंट के बारे में तो नहीं बात करूंगा, लेकिन ये डिसएग्रीमेंट जानना बहुत जरूरी है ताकि आपको पता चले कि रिव्यू में एक्चुअली क्या डिसाइड हुआ। देखिए, एक तो डिसएग्रीमेंट ये था 7 मेजॉरिटी में जो जजेस थे और ये जो 3 जजेस थे, कि जब एक दफा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस खत्म हो गया है तो फिर आपने ये मामला एफबीआर को क्यों भिजवा दिया, जज साहब की बीवी का, और फिर वो एफबीआर अपनी रिपोर्ट सबमिट करता सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सामने, ये डायरेक्शंस दिए मेजॉरिटी ने, और फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ये कंसिडर करती कि इस पे जज साहब के हवाले से कोई एक्शन लिया जाए या ना लिया जाए। तो एक तो ये डिसएग्रीमेंट था, लेकिन इसके अलावा कुछ और बुनियादी डिसएग्रीमेंट्स थे, वो बहुत जरूरी हैं ताकि आप समझ सकें कि रिव्यू में क्या हुआ।
दूसरा जो डिसएग्रीमेंट था कि जो ये डिसेंटिंग जजेस थे, जस्टिस बाकर एंड जस्टिस मंसूर अली शाह, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि ये जो एसेट रिकवरी यूनिट है ये लीगल है और इसका चेयरमैन भी इलीगल है। तो इसकी बड़ी डायरेक्ट पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस थी। फिर उन्होंने फर्दर ये डिक्लेयर कर दिया था कि ये लॉ मिनिस्टर, शहजाद अकबर, एफबीआर का पुराने चेयरमैन और ब्यूरोक्रेट जो हैं टैक्स के एज वेल एज नादरा के, इन सब के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। ये दूसरा डायरेक्शन था जो मेजॉरिटी ने नहीं दिया था, माइनॉरिटी ने दिया था। और फिर ऑफ कोर्स रीजनिंग में बड़ा डिफरेंस था। जो ये माइनॉरिटी जजेस थे, जस्टिस बाकर और जस्टिस मंसूर अली शाह, इन्होंने ये होल्ड कर दिया था कि ये सारी मेलाफाइडीज है, बदनीयती पे बेस्ड है। मेजॉरिटी ने नहीं कहा था। मेजॉरिटी ने कहा था ये मेलाफाइडीज इन फैक्ट नहीं है, मेलाफाइडीज इन लॉ है, जो एक मुख्तलिफ चीज होती है। फिर जो माइनॉरिटी जजमेंट थी, उन्होंने ये तक कह दिया था कि जज साहब की सर्वेलेंस हुई है और इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ इशारा था। जज साहब की प्राइवेसी जो है वायलेट हुई है, क्योंकि उनकी और उनकी बीवी के टैक्स रिटर्न्स को एक्सेस किया गया ऐसे लोगों को जो नहीं कर सकते थे। ये मेजॉरिटी व्यू था जो आया था 2019 में जो जजमेंट आई थी, उसमें ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी व्यू था। तो ये मुख्तलिफ किस्म की डिसएग्रीमेंट्स थी। अब जो रिव्यू आया है और रिव्यू का जजमेंट आया है, उसमें ऑल्दो जज साहब ने, जो जस्टिस फाइज ईसा साहब ने जो आर्ग्यू किया था, वो ये चाह रहे थे कि मेजॉरिटी का पूरा जजमेंट जो है वो रिवर्स हो जाए। यानी वो ये भी चाहते थे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो मुझे शो कॉज इशू किया वो गलत किया, ये तमाम लोग जो मेरे खिलाफ रेफरेंस में बनाने में इन्वॉल्व थे, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जैसे माइनॉरिटी जजमेंट में कहा गया। ये ARU जो है ये बिल्कुल इलीगल है, शहजाद अकबर साहब की चेयरमैनशिप बिल्कुल इलीगल है, मेरी सर्वेलेंस हुई है, मेरी जो तमाम बातें मैंने आपको बताई जो माइनॉरिटी ने कही लेकिन मेजॉरिटी ने एग्री नहीं किया। मेजॉरिटी ने सिर्फ इस हद तक एग्री किया कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हो जाए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अबेट हो जाए, प्रोसीडिंग्स अबेट हो जाए। और ऑफ कोर्स जज साहब ये भी चाह रहे थे कि FBR को जो मामला भेजा गया वो खत्म हो जाए। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो बात मेरे ख्याल में नोट नहीं की गई है जितना भी डिस्कशन आया है, कि जो रिव्यू जजमेंट है वो बड़ी लिमिटेड रिव्यू करती है मेजॉरिटी के व्यू को। वो मेजॉरिटी के व्यू को सिर्फ इस हद तक रिव्यू करती है कि जो FBR को डायरेक्शंस दिए गए थे कि जज साहब का मामला दोबारा खोला जा सकता है, यानी पहले FBR ने उनकी बीवी के खिलाफ प्रोसीडिंग्स की, उसमें उसकी एक रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सबमिट हुई, और जो मेजॉरिटी व्यू था पुराना, उसके तहत फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये डिसाइड करता कि उस पर कुछ करना है या नहीं करना है जज साहब के खिलाफ। सिर्फ उस डायरेक्शंस की हद तक सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला रिव्यू किया है 6-4 से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो बड़ी डैमेजिंग पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हो सकती थी अगर पूरा फैसला रिव्यू हो जाता, जिसमें ये भी था कि ARU की जो बॉडी है वो इलीगल है, उनका चेयरमैन इलीगल है, जितने भी लोग रेफरेंस बनाने में इन्वॉल्व थे उन सब के खिलाफ डिसिप्लिनरी और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, ये रेफरेंस बदनीयती पे बेस था, जज साहब की सर्वेलेंस हुई है, जज साहब की प्राइवेसी विड्रॉ। इस हद तक, इन डायरेक्शंस की हद तक सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला, मेजॉरिटी का जो फैसला था 7-10 का, वो रिव्यू नहीं किया। तो इट इज अ लिमिटेड रिव्यू, और उसकी इम्प्लीकेशन ये है कि पुराने फैसले के तहत रेफरेंस तो खत्म हो गया था, लेकिन ये जो FBR की रिपोर्ट आई और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने गई, वो भी नल एंड वॉइड हो गई। इसलिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 1-2 दिन पहले जो है प्रोसीडिंग सारी ड्रॉप कर दी है, तो ये मामला खत्म हो गया। लेकिन वो जो, जिस तरह मैंने कहा, जो इसकी एक बड़ी डैमेजिंग पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हो सकती थी अगर वो जो मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस बाकर साहब के फैसले में ARU के बारे में कहा गया था, इन तमाम लोगों के खिलाफ
ना सिर्फ डिसिप्लिनरी और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट के बारे में कहा गया था, अगर वो डायरेक्शंस भी रिव्यू हो जाते, यानी मेजॉरिटी का ओपिनियन उस पर रिवर्स हो जाता और मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस बाकर की जजमेंट उस पर प्रिवेल कर जाती, तो उसके बड़े लॉन्ग टर्म मेरे ख्याल में पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होते। तो ये नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो रिव्यू जजमेंट है इसके तहत एक बड़ा लिमिटेड रिव्यू हुआ है। यस, ऑल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट जस्टिस फाइज ईसा हैव बीन ड्रॉप्ड, बट बहुत सारी हिस्सा मेजॉरिटी जजमेंट का अभी भी रह गया है और उसमें ये एक लिमिटेड रिव्यू ऐड हो गया। बहुत शुक्रिया फैसल। अब मैं गुजारिश करूंगा मोहतरमा हिना जिलानी साहबा से, जो एक बहुत सीनियर लॉयर होने के अलावा मुल्क में ह्यूमन राइट्स की जो हम सब की मूवमेंट है उसकी लीडर भी हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जो कानूनी पहलू जिन पर अभी फैसल बात कर रहे थे उनके अलावा थोड़ा सा जनरली ह्यूमन राइट्स के लिए क्या इम्प्लीकेशन होंगी इस जजमेंट की, उस पर भी थोड़ी रोशनी डालें। जी है ना जी। मेरा ख्याल है सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी T2F का कि इस मौजू पे इन्होंने भी एक डिस्कशन करवाने की इनिशिएटिव दिया। मैं आपसे एग्री करती हूँ करामत के इसके जो लीगल पहलू हैं वो शायद हमारी कम्युनिटी एज लॉयर्स के लिए तो अहम होंगे, क्योंकि हमें आगे भी देखना होगा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की पावर्स क्या किस तरह डिफाइन की गई हैं। आर्टिकल 209 जो है जिसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिसके तहत जजेस की अकाउंटेबिलिटी करती है, उसमें क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसके अंदर जो फ्लॉज हैं, अंदर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो अपने प्रैक्टिसेस हैं उनमें कोई फ्लॉज हैं नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि प्रेसिडेंट फाइल किस तरह करता है रेफरेंस को, और उस रेफरेंस के फाइल होने से पहले क्या कार्रवाई होती है जो उस रेफरेंस को मुस्तनद और कानूनी बनाता है। ये हमारा मसला है, ये पूरी कौम के लिए ये इतना अहम नहीं है। लेकिन जो एक बात फैसल ने कही, मैं वैसे फैसल की जो इस फैसले पे और जो पहले जो मेन फैसला आया था 2019 जून का, उस पर मैं मजबूरी तौर पर उनसे एग्री करती हूँ और मैं नहीं समझती कि उससे आगे मुझे कुछ कहने की जरूरत है। सारी अहम बातों की उन्होंने जिक्र कर दिया है। लेकिन एक बात जो है वो मेरा ख्याल है क्लियर करने की जरूरत है। ये तो फैसल ने बताया है कि जो मेजॉरिटी जजमेंट 2019 में आई थी जिसमें बहुत से जो मौकफ लिए थे काजी साहब के वकला ने और वकील ने और जो बार काउंसिल्स ने लिए थे, उनके ऊपर मेजॉरिटी ने रिलीफ नहीं दिया था उस वक्त। लेकिन अब जो रिव्यू हुआ है और वो चीज़ें जहाँ पर जिनके ऊपर उन पिटिशंस के मौकफ को इतना माना नहीं गया था, वो जो रह गए हैं, आप अगर गौर करें उन पे, तो वो काजी फाइज ईसा के लिए नुकसानदेह नहीं है। उनका तो केस खत्म हो गया है। जो नुकसान उससे होना था वो उन लोगों को होना था जिन्होंने ये कार्रवाई की थी, तो वहां तक सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। तो मेरा ख्याल है ये यहां से बात शुरू होनी चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट 2019 की जजमेंट में उस रेफरेंस को कानूनी तौर पर फ्लॉड समझ के क्वॉश कर देता है, और उसकी बहुत सी वजूहात मेजॉरिटी जजमेंट होंगी, लेकिन कुछ माइनॉरिटी में जजेस थे जिन्होंने उन चीजों की तरफ इशारा किया जो वो समझते थे कि इस कार्रवाई के पीछे कारफरमा हैं, और जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के एक जज को बदनीयती की बुनियाद पर, बिकॉज जो वो 3 जजेस थे उनमें से 2 जजेस ने बड़ी क्लियरली मेलाफाइडी पॉइंट आउट की है, और मेलाफाइडी इन लॉ सिर्फ नहीं थी। मेलाफाइडी इन लॉ का मतलब होता है कि कानून के मुताबिक काम नहीं किया गया, लेकिन कानून बदनीयती से किया गया है वो मेजॉरिटी ने नहीं माना। लेकिन उन 2 जजेस ने कहा कि ये इसमें बदनीयती थी, और उनकी जजमेंट में सिर्फ ये कहना नहीं था, उन्होंने जो फैक्ट्स थे सामने ऑन द रिकॉर्ड
उनको कोट करते हुए उस तरीके से रीड किया कि उन्होंने उसमें बदनीयती देखी, मेजॉरिटी ने नहीं देखी। अच्छा, अब इसका अहम चीज क्या है? एक तो आप ये देखें कि रिव्यू में वो तो बच गए जिन्होंने और उनको अगर बहुत बेनिफिट भी दिया जाए तो कम से कम मेजॉरिटी ने ये तो कहा ना कि इट वाज बैड इन लॉ। और बैड इन लॉ किनके हाथों हुआ? एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, एक आपका वजीर कानून है, एक आपका मैं अटॉर्नी जनरल को इतना इसमें नहीं करूंगी क्योंकि वो बाद में आता है एज एन एक्टर इन दिस, जब सारी कार्रवाई हो चुकी हुई होती है। मगर ये 3 मेजर कैरेक्टर्स हैं आपके, और फिर इनके साथ इनका एक अजीब सस्पिशियस एक एक्टर है जिसका ना तो जिस कार्रवाई का वो जिम्मेदार था, जैसे कि एसेट रिकवरी यूनिट, देखिए ना उसके ऊपर क्यों बात होती है, क्योंकि उसकी कोई कानूनी पोजीशन अब तक डिफाइन नहीं है। वो कहाँ बैठता है पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर में, किधर उसकी जगह है, उसका मैंडेट कितना क्लियर है, या वो मैंडेट अगर क्लियर है भी तो क्या कानूनी तौर पे दिया गया है। सो ये सब चीजें सामने आ रही हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स 5 हैं, ये इनके हवाले से हमें अब इस जजमेंट से बाहर आना पड़ेगा। और जो इस मामले 2019 से लेके ये जब जजमेंट लास्ट आई है, ये अप्रैल में किस दिन आई है, मेरे ख्याल 4-5 दिन पहले हो गए, डेट अब मुझे याद, 24 अप्रैल को शायद आई, 26 अप्रैल तक के मामले को अब आपने देखना होगा कि 26 अप्रैल के बाद क्या हुआ। ऐसी चीजें मंजर आम पर आई जो शक व शुबात और भी क्रिएट करते हैं कि जिस तरीके से माइनॉरिटी ओपिनियन में जो माइनॉरिटी जजमेंट्स थी 2, जहां उन्होंने मैलिफाइडी देखी तो शायद उनकी जो नजर थी वो मेजॉरिटी से आगे जा रही थी, और वो उन एक्टर्स को जो इसमें शामिल थे वो उनकी कार्रवाई को इस तरीके से देख रही थी कि इसमें मैलिफाइडी नजर आती है। मैं एक बड़ी अमूमी बात करूंगी कि ये शुरू क्यों हुआ काम। देखिए, आप एक जज को टारगेट बना ले, हुआ यही है, आपने एक जज को टारगेट बनाया और फिर आप फिशिंग एक्सरसाइज पे निकल गए। टारगेट आपने बनाया, हम लोगों का ये ख्याल है कि वो फैजाबाद जजमेंट की वजह से बनाया, सही। बहुत से लोग ये बात सोचते हैं। जब आपने टारगेट फिक्स कर लिया तो फिर आप फिशिंग एक्सरसाइज पे निकले, और उस फिशिंग एक्सरसाइज में ना सिर्फ ये कि आपने कॉर्नर्स कट किए, आपने अपने जो जायज वो है हदूद, उससे बाहर निकल के उनके खिलाफ कुछ चीजें जमा करनी शुरू की और उनको इस तरीके से प्रेजेंट किया जिससे ये लगे कि ऐसी कोई कार्रवाई हुई है जज साहब की तरफ से जो कि मिसकंडक्ट में आती है। अब आप जब 26 अप्रैल की जजमेंट और 2019 की जजमेंट को मिलाकर देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये जो कार्रवाई उन्होंने, मेजॉरिटी वालों ने जजमेंट दी और माइनॉरिटी ने जजमेंट दी, तो मैं तो समझती हूँ कि माइनॉरिटी विंडिकेट हुई है इस रिव्यू से, क्योंकि सबसे बड़ी जो एक मेरा ख्याल है फ्लॉ जिसको इस रेफरेंस ने रिव्यू ने खत्म किया है वो है जो एफबीआर को भेजा गया, और वही क्रक्स ऑफ द मैटर था। बेस किधर करते थे ये मिसकॉन्डक्ट को? बेस इन्होंने जहां मिसकॉन्डक्ट को किया था वो कार्रवाई जिसको बनाने की कोशिश की मेजॉरिटी जजमेंट ने और एक लूप होल छोड़ दिया, और मेरा ख्याल है आखिर तक जो रिव्यू में माइनॉरिटी जजेस हैं वो इस पे क्लिंग कर रहे थे और इसको एक मॉरल हाई ग्राउंड दे रहे थे कि नहीं जी वो तो सारा रेफरेंस ही गलत था, लेकिन हम ये समझते हैं कि जजेस जो हैं वो उनका अकाउंटेबिलिटी इज हायर पेडेस्टल पे बैठती है और किसी से, इसलिए हमें कानून को देखने की जरूरत नहीं, उसकी अकाउंटेबिलिटी और तरीके से करनी
यानी ये एक अजीब सोच है। और फिर ये बाकी जजेस ने, जिन्होंने 2 ने पहले उनके साथ अग्री किया था, उन्होंने अपनी चेंज की ओपिनियन कि हम गलत थे, ये काम हमें नहीं करवाना चाहिए था। और ज्यादातर इसलिए नहीं करवाना चाहिए था कि हमने बहुत ज्यादा वाइड नेट फेंका था। हमने जज से आगे उसकी फैमिली तक पहुंच गए थे, उसकी बीवी और बच्चों तक पहुंच गए थे, और इस तरीके से हमने जो इनकम टैक्स के लॉज है उनको भी वायलेट किया था और वायलेट होने दिया था। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स वी शुड अंडरस्टैंड। अब जो कल वो क्या गया DGFI फॉर्मर, वो भी अपनी जगह पर एक अहम नुक्ता है कि उसको सोचा जाए। हम नहीं कह सकते कि वो सही कह रहा है, लेकिन व्हाट ही सेज एस्टैब्लिशेस मैलिफाइड। अब बहुत मेजॉरिटी जजमेंट में मैं ये पढ़कर जरा थोड़ी सी आई वाज अ बिट टेकन अबैक कि उन्होंने कहा ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस का मामला नहीं है। भाई साहब, आप स्ट्राइक करते हैं जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे क्योंकि आप मैलिफाइडी तरीके से एक जज को टारगेट करते हैं, कल आप दूसरों को भी करेंगे, और इसके लिए अपने लिए गुंजाइश पैदा कर रहे थे वो इस मेजॉरिटी जजमेंट में, जो कि कुछ हद तक इन्होंने पैदा कर ली क्योंकि वो बच गए मैलिफाइडी करके। बिल्कुल। बट दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जहां कहीं ना कहीं आकर अकाउंटेबिलिटी होगी। और अगर फॉर्मल अकाउंटेबिलिटी नहीं भी होती है तो मेरा ख्याल में इस मुल्क का इंटेलिजेंशिया जो है, और खास तौर पर लीगल कम्युनिटी, वो इनकी मैलिफाइडी समझ गई है। हम इतने नाइव और इतने बेवकूफ नहीं हैं। हम भी अब बालिग हो गए हैं ना, 40 साल हमने भी इन्हीं गलियों में वक्त गुजारा है, तो कुछ बालिग हम भी आगे हो गए हैं, तो समझते हैं। और मुझे ये भी पता है कि ये जजेस भी समझते हैं कि हम समझते हैं। सो आई थिंक इन अ वे देयर मे नॉट हैव बीन अ फॉर्मल accountability of these kind of tactics that this government or any government may employ. देखिए, हम उठे थे जुडिशियल इंडिपेंडेंस के हक में 2007 में भी। हम कोई उन जज साहब से हमें कोई बहुत मोहब्बत नहीं थी, और हम उससे पहले भी, फैसल तो मेरे से बहुत छोटे हैं, लेकिन हम उन जज साहब के सामने भी बहुत पेश होते रहे, और हमें सब हकीकत पता थी कि किस हद तक इंडिविजुअली कोई मुस्तनद कानून इंसाफ देने वाला है या नहीं है। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के लिए उठे थे, हम 2 मैसेजेस देने के लिए उठे थे, और वो मैसेजेस थे, नंबर 1 एक डिक्टेटर को कि यू डोंट मेस विद द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, और दूसरा जजेस को भी मैसेज था कि जब आप अपनी इंडिपेंडेंस को किसी तरीके से बचाने के लिए खड़े होते हैं, हम आपके पीछे खड़े होंगे। अनफॉर्चुनेटली दोनों मैसेजेस नहीं मिले सही। तो आज भी हमारे जैसे लोग इसी परसूट में हैं। मैं कोई ताली नहीं बजाती जब जजेस की एम्बैरेसमेंट होती है, मुझे अफसोस होता है। मुझे लड़ना है इस जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के लिए, नॉट बिकॉज ऑफ द जजेस, वो उनके लिए सिर्फ नहीं है, ये हमारे लिए जरूरी है। और हम जो एक्सेस टू जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं लोगों की, और वो सिर्फ फॉर्मल लीगल जस्टिस की बात नहीं है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्सर्स हैं। और अगर ये भी खत्म हो जाएगी इंस्टीट्यूशन, तो हम कहाँ जाएंगे? तो ये चीजें जो हैं, ये हमारे लिए एज अ ह्यूमन राइट्स डिफेंडर एंड अ ह्यूमन राइट्स लॉयर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर अस। आई थिंक वी स्टिल हैव टू गो अ लॉन्ग वे। काजी फायज ईसा का फैसला बहुत अच्छा आया है, क्योंकि ये उन लोगों का एक्सपोजर हुआ है जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये बात नहीं, मैं आपको बता दूं, हालांकि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि जब तक जजेस खुद अपनी इंडिपेंडेंस को सेफ गार्ड करने के लिए नहीं उठेंगे, हमारी जो एफर्ट्स होंगी वो आधी ही रहेंगी। लेकिन मैं एक और बात भी कहना चाहती हूँ कि ये जो हम डिवीजन इस वक्त हमने देखी है सुप्रीम कोर्ट में और कमरा अदालत में, जिस किस्म की हमने तलखी देखी है, ये ऐसे नहीं पैदा होती कि वो जजेस को बेवकूफ है या उनमें ज़र्फ नहीं है। ये तब पैदा होती है कि इतनी टेंशन आप दे दें जजेस को, बाहर की इन्फ्लुएंस से और प्रेशर से। कोई प्रेशर कर रहा है हम जजेस को, जिसकी वजह से इतनी तलखियां पैदा हुई। तो ये जो बैरूनी इन्फ्लुएंसेस है, इनको खत्म करना बहुत जरूरी है। ये कौन है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। इसका इशारा
जस्टिस सिद्दीकी भी कर चुके हैं। इसका इशारा जस्टिस फाइज ईसा ने अपने जजमेंट में भी किया है, वो धरने वाले में, जिसकी वजह से ये सारी मुश्किल उनके लिए आई। बिल्कुल। So these are some of the things we have to consider while we are looking at this judgment. Legal point of view, of course, is important, but for Faisal and me, because we will have to deal with similar situations later on, and we will have to see how the Supreme Court has interpreted the relevant clauses of the Constitution and the law, and how they have applied it to practices to be adopted by the Supreme Judicial Council. Thank you, Hina. अब मैं गुजारिश करूंगा फारूक तारिक से, हम सबके दोस्त हैं और बहुत अरसे से पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के बाहर भी अपने मुल्क में जमहूरियत के लिए, लोगों के हुकूक के लिए काम करते रहे और बहुत खुशी है कि हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि लीगल हवाले से तो हमारे दो बहुत सीनियर साथियों ने तफसील से बताया है, आप भी उस पर हजूर कुछ अपनी राय दीजिए, लेकिन इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसकी इम्प्लीकेशंस हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत के लिए क्या है, उन पर थोड़ा सा अगर आप काइंडली फोकस करें। थैंक यू करामत साहब, और T2F का बहुत शुक्रिया, ये एक बड़ी टाइमली डिस्कशन उन्होंने मुनज़्ज़म की है। और फैसल सिद्दीकी आपका और हिना जिलानी का बहुत शुक्रिया कि आपने इसके ऐसे पहलुओं से, कानूनी पहलुओं से भी आगाह किया जो शायद इस तरह पब्लिक में सामने नहीं आए थे। और मैं थोड़ी बात करूंगा इस फैसले की आम लोगों के लिए, मेहनत कशों के लिए क्या अहमियत है इस फैसले की। मेरे ख्याल में एक बड़ा तारीखी फैसला हुआ है और ये फैसला लोगों के शऊर में दाखिल हो चुका है, क्योंकि इस फैसले ने वो तमाम छुपी हुई उन हकीकतों को बाहर लाने की कोशिश की है जो नज़र नहीं आती थी, जिनको हम नामालूम कहते थे। और ये तहरीक तो काफ़ी देर से जारी थी और एक नौजवानों की तहरीक बड़ी इसी इशू के ऊपर चल रही थी। तो ये जो इसके ना पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे मेरे ख्याल में। एक तो ये है कि ये राइट विंग जजों की एक शिकस्त हुई है और ये राइट विंग सोच की एक शिकस्त हुई है। शिकस्त ना कह रहे आप, रिट्रीट हुए हैं वो, जो उनका एक ऑफेंस था पिछले पूरे अरसे में, जो राइट विंग जुडिशरी का पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में एक रोल बन रहा था और जो मुसलसल जारी था, उसको एक रुकावट मिली है इस फैसले के जरिए। हमने देखा पिछले पूरे अरसे में जुडिशरी को, नैब को, दीगर अदारों को और एस्टेब्लिशमेंट की मदद के साथ एक विक्टिमाइजेशन का पूरा प्रोसेस था। वो लोग जो सिविलियन सुपरमेसी की बात करते थे, उनके खिलाफ हर किस्म के इक़दाम जो है वो किए जाते थे। मसला ये था कि जो सिविलियन सुपरमेसी की बात कर रहे थे इस दौर में, वो अपने इक़्तिदार के दौर में सिविलियन सुपरमेसी पे इतना वो कायम नहीं रहे थे जितना उन्हें रहना चाहिए था। तो ये भी एक बड़ा एक डिलेमा था कि क्या किया जाए, किस तरह इस सूरत हाल में इस सोच की मदद की जाए कि मुआशरे में मिलिट्राइजेशन का रोल नहीं होना चाहिए। मिलिट्राइजेशन उसी हद तक ही होनी चाहिए जिस हद तक उनका अदारा जिस मकसद के लिए कायम हुआ है। लेकिन हमने देखा 2018 के इंतखाबात से लेकर ये आज 2.5 साल के दौरान तक जिस तरह जुडिशरी को, अदारों को इस्तेमाल किया गया, ये एक फैसला उसके रास्ते में मुझे एक रुकावट नजर आती है। और मैं आज खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ काजी फैज ईसा की वाइफ को और उनकी बेटी को। जिस तरीके से बहादुरी से वो FBR गई हैं, वो तमाम तर रिजर्वेशंस के बावजूद उन्होंने वहां जाकर कोई खामोशी इख्तियार नहीं की, वो पॉलिटिकल चैलेंज करती रही हैं। वो कहती रही हैं आप ये गलत कर रहे हैं, आप अपना भी हिसाब दें। उन्होंने अदालत के अंदर और अदालत के बाहर वो पॉलिटिकल पॉइंट रेज किए जो काजी फैज ईसा नहीं कर सका था। और ये जो उनकी बेटी उनकी सपोर्ट कर रही थी और जो उनकी वाइफ बात कर रही थी, उसको तमाम जजों को आखिर में सराहना पड़ा है। और उनकी वजह से भी उनकी जो एडवोकेसी थी, जो वकील नहीं थे लेकिन आम
नजरियाती सोच के उनकी मुझे जो है वो रुझान नजर आता था। उन्होंने बड़ा एक अहम रोल अदा किया है इस मेजॉरिटी की डिसीजन मेकिंग में। इसके अलावा मुझे लगता है कि जो मजहबी जुनूनियत को फरोग देने की जुडिशियल एक्टिविज्म थी वो भी किसी हद तक रुकेगी। देखिए, ये तहरीक लब्बैक को अभी जो जिस किस्म के हालात से हम गुजरे हैं और जो धरने उन्होंने पहले दिए थे, जिस धरने फैजाबाद धरने पे काजी फैज ईसा का बड़ा क्लियर जो है डिसीजन आया था, उस पे अमल करने की बजाय काजी साहब को उन्होंने टारगेट कर लिया। यानी इस तरह लग रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी मिलकर जो मजहबी जुनूनियत का एक रुझान है उसको फरोग देने में अपना रोल किरदार अदा करते रहेंगे। वो उसको आगे बढ़ाने में एक जो है मुख्तलिफ तरीकों से उसको सपोर्ट करेंगे। और खुशी ये भी हुई है, बार काउंसिलों के अलावा हमारे सीनियर मोस्ट लॉयर हैं आबद हसन मिंटो साहब, उन्होंने भी लेटर लिखा इस मसले पे। और उनका एक बड़ा मशहूर फिक्रा मुझे याद आ रहा है, जिस दिन इनका एक लेफ्टिनेंट जनरल तहरीक लब्बैक के लोगों को हजार नोट वाले लिफाफे इसी फैजाबाद धरने में खत्म होने पे दे रहा था, तो उन्होंने कहा ये तो हमें पता चल गया कि इनको जाने का किराया तो फौजियों ने दिया है, अभी ये पता करना है इनको आने के पैसे किसने दिए थे। तो ये जो मजहबी जुनूनियत का एक इस्तेमाल था पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए, जुडिशियल राइट विंग एक्टिविज्म के लिए, और उसके रास्ते में भी मेरे ख्याल में ये फैसला जो है एक रोल अदा करेगा। इसके असरात हमें नजर आने शुरू हुए। हिना जलानी ने बड़ा सही बशीर मेमन का जिक्र किया कि उन्होंने जो अभी रेवोल्यूशंस की हैं और जिस तरीके की खुल के बात की है, लेकिन जो कल लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा वो सबके सामने है। उन्होंने कहा कि ये फौजी कब्जागीर हैं, रसागीर हैं, ये कब्जे करते हैं, ये DHA वाले जो है वो कब्जा करते हैं, पुलिस कुछ कर नहीं सकती। तो मुझे लगता है कि जैसे जजेस को जो थोड़ा सा एक अपना रोल अदा करना चाहते थे जुडिशियल इंसाफ के लिए, वो उनको थोड़ी जुबान मिल गई है, उनको थोड़ी हिम्मत मिल गई है, वो थोड़ा सा खुल के बात करने लगे हैं। मैंने इस किस्म की जुबान कभी पहले नहीं देखी, जिस किस्म की जुबान लाहौर के चीफ जस्टिस ने जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कल इस्तेमाल की है। एक और इसकी इंडिकेशन मुझे नजर आई, मैंने वो खबर अपनी फेसबुक पे लगाई, मुझे आमतौर पे कोई 40-50 लाइक या 100 लाइक्स 2, 4, 10, 20 लोग शेयर करते थे। कल हजारों लोगों ने उसको शेयर किया है और उसको जो है वो लाइक किया है और प्रमोट किया उस स्टेटमेंट को जो ये इजहार कर रही थी कि आम लोग भी चाहते हैं कि इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करें। और इस फैसले से मुझे उसकी एक झलक नजर आई है। मेरे ख्याल में हुकूमत को एक बड़ी अदालती शिकस्त हुई है इस फैसले से। हुकूमत की जो पूरी स्ट्रेटजी थी कि किसी तरीके से काजी फैज ईसा का रास्ता रोका जाए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, काजी फैज ईसा कोई मिसाली जज नहीं है, उनके माजी के फैसले भी हमने देखे हुए हैं। हम उनकी हर चीज को डिफेंड करने नहीं आए, हम तो उनके राइट को डिफेंड करने आए हैं। जो एक जज के तौर पर वो एक इंडिपेंडेंट और एक मुंसफाना जजमेंट के लिए जो अपना रोल अदा करना चाहता है, हम तो उसके लिए उनकी बात कर रहे हैं। हम कुछ जजों के दफा के लिए ये बात नहीं करते। जिस तरह हिना जलानी ने एंड में कहा, ये हमारा बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है, हम असूल की बात करते हैं। और पाकिस्तान में ये जो फैसले किसी की डिक्टेशन पे, जिस किस्म के जज अरशद मलिक फौत हो चुका है, जो वो उसकी वीडियोस जो जारी हुई, जिस तरह डिक्टेशन पे जजेस के फैसले आए, वो एक बड़ा तारीख बाब है पाकिस्तान की अदलिया का। ये फैसला शायद पाकिस्तान की अदलिया की क्रेडिबिलिटी में भी कुछ इजाफा करने का बाइस जो है वो बन सकता है। इसको बड़ा सराहा गया है और मैंने देखा है कि जिन्होंने भी कोर्ट की
ख़ास तौर पे मतीउल्लाह जान ने, असदूर ने, हामिद मीर ने, जो इनके बारे में जो जर्नलिस्ट ने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए, और जो जिनको गोली लगी अभी हमारे दोस्त उन्होंने जो ट्वीट्स के ज़रिए, जो अपने सोशल मीडिया के ज़रिए जस्टिस काजी फैज़ ईसा का दफा किया, वो भी एक अहम बात थी। यानी इसने तमाम उन लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करने की कोशिश की जो पाकिस्तान में अदालती इंसाफ चाहते हैं, जो पाकिस्तान में मसावा चाहते हैं, जो इनक्वालिटी का खात्मा चाहते हैं, जो यहाँ पे तबकाती जबर का खात्मा चाहते हैं, जो यहाँ पे मेहनतकश तबके की एक बाइज्जत जिंदगी गुजारने का मौका देखना चाहते हैं, जो ट्रेड यूनियन की आज़ादी की बात करते हैं, जो राइट टू एसोसिएट, राइट टू गैदर की बात करते हैं। ये फैसला उन सब के हक में मुझे नजर आता है। थैंक यू करम साहब। बहुत शुक्रिया फारूक। मेरे ख्याल में ये जो बात हो रही थी कि इस फैसले के जो हैं वो आइंदा खुद जुडिशरी और हमारे जुडिशियल सिस्टम के लिए क्या इम्प्लीकेशन है, अगर थोड़ा सा उस पर एलेबोरेट करें फैसल और हिना आप, ताकि तो आम लोगों को जरा समझने में आए कि कहाँ हम खड़े हैं और आगे हम कैसे जा सकते हैं, जिसमें हर कोई अपना कोई रोल अदा करे। उसको सिर्फ वकला की तंजीमों तक न छोड़ दिया जाए, उसको सिर्फ जो है जिनको आप मुतल्लिका अफराद समझते हैं, ये सारे माशरे का मसला है। और इस एक बड़ी बात जो मेरी नज़र में हुई है कि ये आला अदलिया कॉलोनियल दौर से उनका आम लोगों से मिलना ममनू होता था, तो वो दूर से लोग उनको देखा करते थे और उस सारे सिस्टम को वो अपनी चीज नहीं समझते थे। तो ये इसको जो लोग एक तरह से ओन करना शुरू करें, अपनाना शुरू करें, तो वो एक बहुत अच्छी चीज इससे सामने आगे आ सकती है। तो उस पर थोड़ा अगर आप हमें एनलाइटन जी देखिए, जी करामत, देखिए इसकी मेरी नज़र में आपके जुडिशियल सिस्टम पे और पॉलिटिक्स पे ये 5, 6, 7 इम्प्लीकेशंस होंगी। पहली तो बात ये है कि अब समझने की ज़रूरत है कि 2007 की मूवमेंट कंबाइंड विद, और आपको मालूम है 2007 की मूवमेंट भी एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से ही शुरू हुई थी, जो पहले ख़त्म किया गया जुलाई 20 को 2007, और फिर मार्शल लॉ लगा नवंबर 3 को। तो वो जो मूवमेंट थी, और अब इसको भी हम कह सकते हैं कि पिछले 2 साल से जो जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के हक में मोबिलाइजेशन हो रही थी, इस दोनों मूवमेंट्स के नतीजे में मेरे ख्याल में अब आपकी जो जुडिशरी है, it is as powerful as it's a big statement, but it is as powerful as the army now. इनको कोई रिमूव नहीं कर सकता, ये अपनी अपॉइंटमेंट्स खुद करते हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी भी खुद होती है। तो शॉर्ट ऑफ के आप मार्शल लॉ लगा के इन सबको फारिग कर दें, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जुडिशरीज इन द वर्ल्ड। अब सवाल ये है कि इस पावरफुल जुडिशरी इस पावर के साथ करेगी क्या। अब बुनियादी तौर पे या तो ये कर सकते हैं कि ये इस पावर को लें और अपने टेन्योर सिक्योर करें, अपनी नौकरियां सिक्योर करें और अपने प्रिविलेजेस हासिल करें, या कभी कभार फंडामेंटल राइट्स के हवाले से कुछ नॉइजेस करें और कुछ मशहूरी हासिल करें। एक तो ये कर सकते हैं इस पावर के साथ, जो हमने देखा आफ्टर द लॉयर्स मूवमेंट कि कुछ चीफ जस्टिस ने ये किया। या अगर इनको अब अपनी पब्लिक लेजिटिमेसी और ये मोबिलाइजेशन बरकरार रखनी है, तो इनको वो करना पड़ेगा जिस वजह से लोगों ने इनको सपोर्ट किया और जस्टिस काजी फैज़ ईसा को सपोर्ट किया, कि जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है, जस्टिस सिस्टम की जरूरत है, जो एक कंप्लीट ब्रेकडाउन की तरफ है इन टर्म्स ऑफ डिले, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ जस्टिस। इसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। फिर इनका जो दूसरा बुनियादी काम है वो ये है कि इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को सिक्योर करें।
जमहूरी ताकतों को स्ट्रेंथन करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच को स्ट्रेंथन करें, फ्रीडम ऑफ मीडिया को स्ट्रेंथन करें, जो पिछले 3-4 साल में बहुत सफर की। और इनका तीसरा बुनियादी रोल है फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट। खास तौर पे अब कोई 17 साल हो गए हैं, हम देख रहे 2004 से ये मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप में शुरू हुआ मिसिंग पर्सन्स का इशू। दिस मैटर हैज, अगर इतनी पावरफुल जुडिशरी अब इस मैटर को नहीं हल कर सकती, तो फिर आपको सवाल पूछना पड़ेगा कि इस पावर का क्या फायदा है। और जो हिना ने बिल्कुल सही सवाल रेस किया कि ये इंडिविजुअल जजेस की नौकरी का मामला नहीं, लेकिन इसकी एक दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है इस पावरफुल जुडिशरी की। वो ये है कि हमें ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि हमने ये जो इंडिपेंडेंस सिक्योर की है इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में भी और अभी फायज ईसा साहब के ज़माने में, जबकि फायज ईसा साहब इंटेग्रिटी इज बियॉन्ड रिप्रोच, वो तो ही इज एन एग्जाम्पल व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ इंटेग्रिटी। बट ये इंडिपेंडेंस दोनों तरफ, दोनों मौकों पे is at the price of judicial accountability। देखिए, हमें बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कि ये ना हो कि इस केस का नतीजा ये हो कि ये जो इतने पावरफुल जजेस हैं सुपीरियर कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, इनकी अब कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो। और ये जज साहब ने अपनी जजमेंट में कहा है कि हम जुडिशियल ऑटोक्रेसी की तरफ ना चले जाए। हमारे मुल्क में जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी होती है वो कंप्लीटली सीक्रेटिव है, कंप्लीटली आर्बिट्री है, किसी को कुछ नहीं मालूम होता कंप्लेंट्स के साथ क्या होता है। एंड देयर आर वेरी सीरियस एलिगेशंस अगेंस्ट सुपीरियर कोर्ट जजेस, बोथ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इंटेग्रिटी एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ दे बीइंग अप्रोच्ड। तो हमें बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी साहब के बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, उन्होंने बिल्कुल ट्रांसफॉर्म किया जुडिशियल इंडिपेंडेंस को, लेकिन उनके एरर का एक नतीजा अरसलान इफ्तिखार भी था। जमाली साहब जो उनके बाद आए, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस इस्तेमाल की अपने बीवी और बच्चों को बेनिफिट्स देने के लिए। और इस तरह के आप चीफ जस्टिस का एग्जाम्पल ले सकते हैं और जजेस का। तो ये ना हो कि इतनी पावरफुल जुडिशरी, जो अब मेरे ख्याल में इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वी हैव सीन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ये एक कंप्लीटली अनअकाउंटेबल जुडिशरी। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। फायज ईसा का साहब का केस तो बिल्कुल एक मेलाफाइडी केस था, मैं कहता हूँ एक गार्बेज रेफरेंस थी, लेकिन वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि डोर्स टू जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बंद ना हो जाए। इसका नतीजा ये होना चाहिए कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, इन ऑर्डर टू अवॉइड कि ये लोग एक्सटर्नली इसके इंस्टीट्यूशन को डैमेज करें, इट शुड बी वेरी एक्टिव इन इट्स suo moto on its own in terms of accountability of judges। और ये नहीं है कि ये सुपीरियर कोर्ट्स पूरी पाक है, मैंने जिस तरह का इंटेग्रिटी इश्यूज से। तो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल in terms of celebrating this judgment। It's a very powerful judgment, it's a great leap forward। फिर ये है कि देखिए, हमें क्रेडिट देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि इतना डिवाइड हो गया था सुप्रीम कोर्ट कि जजेस बेंच में बैठ के एक दूसरे को सैडली एडवर्स रिमार्क्स एक दूसरे के खिलाफ कर रहे थे। उसकी फंक्शनिंग सुप्रीम कोर्ट की एट रिस्क थी। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट 10 के 10 जजेस को ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने वो नहीं होने दिया जो 1997 में हुआ था। 1997 में आपका सुप्रीम कोर्ट 2 हिस्सों में बढ़ गया था, 2 कॉजलेस। तो इट शोज द मैच्योरिटी ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो कि even in such decisive issues the Supreme Court did not break, and there was a dissent and the dissent was tolerated। देखिए, एक और चीज है जो मुझे बड़ी ट्रबलिंग लगती है इस पूरे, ऑल्दो जैसे मैंने कहा है आई एम वन ऑफ द foremost supporters of Justice Faiz Issa, but I am very troubled by the fact कि, और मुझे मालूम है फारूक तारिक जैसे पॉलिटिकल लोग शायद इसको सपोर्ट ना करें, लेकिन ये बड़ी प्रॉब्लमैटिक बात है कि एक जज साहब जो है अपने केस में खुद अपीयर हुए रिव्यू में, और उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की, उनकी बीवी कर सकती हैं, उनकी बेटी कर सकती है, लेकिन उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की जो एक
क्वेश्चन ऑफ लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी रेस करता है फ्यूचर में, पार्टिजनशिप रेस करता है फ्यूचर में। उन्होंने बहुत सारे आला ऑफिशियल्स के बारे में बात की, इन सब के केसेस कल उनके सामने आए। इसको आप कंपेयर करें इफ्तिखार चौधरी से की मूवमेंट से। इफ्तिखार चौधरी साहब ने 2 साल में 2007 से 2009 में बहुत स्पीचेस की, लेकिन उन्होंने कभी किसी इंडिविजुअल के बारे में कोई बात नहीं की। तो एक वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि जजेस जो हैं वो कॉज जजेस ना बन जाएं, वो पार्टिजन ना हो जाए, क्योंकि इतने कंटेस्टेड केसेस आते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिस दिन एक आर्म ऑफ द स्टेट या एक पार्टी ये समझना शुरू कर देगी कि ये जज या ये सुप्रीम कोर्ट तो कंप्लीटली बायस्ड है, उस दिन फिर ये फैसले कोर्ट रूम में नहीं होंगे, ये कोर्ट रूम के बाहर होंगे। वी नीड टू बैलेंस दिस। और मेरे ख्याल में यही बात जस्टिस याया अफरीदी साहब ने भी अपनी मिनॉरिटी व्यू में की है कि उन्होंने कहा कि जस्टिस फाइज ईसा साहब को ये पिटीशन ही नहीं फाइल करनी चाहिए थी। मेरे ख्याल में उनका बात गलत है। जो मेरे ख्याल में बुनियादी तौर पे दीज आर केसेस विच शुड नेवर बी आर्ग्यूड बाय जजेस, स्पेशली अगर आप एक ऐसे कोर्ट के सामने अपीयर हो रहे हैं जो आपका अपना कोर्ट है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट, और ये चीज हमें आगे जाके बड़ी सोचनी पड़ेगी कि हम जो भी बिलीव करते हो, जजेस जो भी बिलीव करते हो, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वो पार्टिजन ना हो, उनको एक लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी बरकरार करनी पड़ेगी। वेरी क्विकली, मेरी नजर में इसकी 3 पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं। पहली इम्प्लीकेशन ये है कि देखिए, हमने सारी दुनिया की जो जुडिशियल हिस्ट्रीज देखी हैं उसमें ये देखा है कि जब एक हुकूमत वीक होना शुरू हो जाती है तो उसकी जुडिशरी भी डिफाई करना शुरू कर देती है, जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिफाइंस। ये सारी दुनिया की और आपकी हिस्ट्री में भी ये नजर आता है कि जब हुकूमत अपने आखिरी सालों में होती है और वो अपनी वीकेस्ट पे होती है तो एक किस्म की जुडिशरी डिफेक्ट करना शुरू होती है। तो ये जो जजमेंट है ये आपको ये दिखाता है, और ये सिर्फ जजमेंट नहीं है। 3 जजेस जिन्होंने इसमें डिसेंट किया है, यानी फाइज ईसा साहब का साथ नहीं दिया, उमर बंदयाल साहब, जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब, उन्होंने अभी रिसेंटली हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला दिया 10 का इलेक्शन का। तो ये नहीं है कि इसमें जो अभी जजेस जिन्होंने फाइज ईसा साहब के हक में नहीं दिया वो कोई प्रो गवर्नमेंट है। हमें नजर आ रहा है कि जिस तरह हालात इस मुल्क में तब्दील हो रहे हैं, उस तरह सुप्रीम कोर्ट भी अपने व्यूज तब्दील कर रहा है और 10 के 10 जजेस तब्दील कर रहे हैं। जो दूसरी पॉलिटिकल इसकी इम्प्लीकेशन है वो ये है कि हमें फ्यूचर में ये बात पे गौर करना चाहिए कि देखिए, अभी तो बड़ी अच्छी बात है कि एक ऐसे जज साहब की विक्ट्री हुई है जिसको हम पूरी सपोर्ट करते हैं, जिसकी इंटेग्रिटी पे कोई इशू नहीं है, जिसकी लीगल कॉम्पिटेंस पे कोई इशू नहीं है। लेकिन इस मुल्क में ये एक बड़ा मसला रहा है कि जब एक जुडिशरी बहुत पावरफुल हो जाती है और अकाउंटेबल नहीं होती तो फिर इस मुल्क के स्टेट फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होता है, इस मुल्क में डेमोक्रेसी को मसला होता है। तो हमने इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद भी देखा कि कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो गया था जुडिशरी और डेमोक्रेसी के दरमियान, या डेमोक्रेटिक फोर्सेस के दरमियान। और फिर साकिब साहब के दौर में तो ये बिल्कुल बहुत ही क्लियर था कॉन्फ्लिक्ट। तो मुझे ये बड़ा एक फॉल्ट लाइन इन द फ्यूचर नजर आता है कि इतनी पावरफुल जुडिशरी जो अकाउंटेबल ना हो, वो क्या फ्यूचर में और ये अमेरिका से ये अमेरिकन जुडिशियल हिस्ट्री में ये देखा है कि समटाइम्स जुडिशरीज हैव टू बी मेड सेफ फॉर डेमोक्रेसी। तो क्या किस तरीके से ये इंस्टीट्यूशनल बैलेंस किया जाए बिटवीन डेमोक्रेसी एंड ए वेरी पावरफुल जुडिशरी, ये एक सवाल है जिससे हमें आगे जाकर डील करना पड़ेगा। हम दोनों में से किसी को नहीं छोड़ सकते, लेकिन इनका बैलेंस किस तरह क्रिएट हो। और आखिरी बात बस मैं करूंगा जो मेरे ख्याल में एक खतरे की बात है। देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए
कि जब इफ्तिखार चौधरी साहब को रिस्टोर किया गया जुलाई 20th 2007 को, तो वो एक कॉज बना था कि मार्शल लॉ लगा था November 3rd 2007। अभी जिस किस्म की डिफीट हुई है, जो इस मुल्क में एक डिफैक्टो पावर स्ट्रक्चर है, जो एस्टैब्लिशमेंट है आपकी, और जिसका आपको नजर आ रहा है जिस किस्म की बातें सोशल मीडिया पे की जा रही हैं, मुझे बड़ा खतरा लगता है कि ये जो इनका एक तरीके रेस्टोरेशन है जस्टिस फाइज ईसा साहब का, सारी रेफरेंस खत्म हो गई और अब ये उस स्टेज पे चीफ जस्टिस बनेंगे जब नया इलेक्शन 2023 में आ रहा होगा, ये उस दौरान चीफ जस्टिस होंगे। तो मुझे यहाँ बड़ी अलार्म बेल्स नजर आती है कि ना सिर्फ आगे जाके ये बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा हमें एक बहुत पावरफुल जुडिशरी और डेमोक्रेटिक फोर्सेस में, बल्कि हमें इस मसले का भी किसी तरह हल ढूंढना पड़ेगा कि ये एक जो डिफैक्टो वेरी पावरफुल एस्टैब्लिशमेंट है हमारी, वो इतनी पावरफुल जुडिशरी के साथ रह नहीं सकती, और या तो इस मसले का कोई हल निकलेगा या ये हम दोबारा टकराव की तरफ मैं जाते हुए देख रहा हूँ। और देखिए मार्शल लॉ लगने का अब जमाने आ गए हैं, शायद पाकिस्तान में कोई और फॉर्म हो, थाईलैंड में भी दोबारा लग गया, 2016 में बर्मा में भी लग गया, 2011 में इजिप्ट में भी लगा हुआ है। तो वो जो एक दौर चला गया था मार्शल लॉ का, वो स्लोली रिवाइव हो रहा है। तो ये मुझे एक बड़े खतरे की घंटी नजर आती है, इस पे बड़ा सोचना जरूरी है, इस पे डायलॉग होना जरूरी है। बहुत शुक्रिया फैसल। ना अब आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि अभी तक जो बातचीत हुई है उसमें आप कुछ ऐड भी करें, और लेकिन फिर अपनी कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी दें कि फिर आगे वे फॉरवर्ड क्या है। ये सारे मेरा ख्याल कंक्लूडिंग रिमार्क्स ही दे सकती हूँ, इतना टाइम अब रहा नहीं कि हर बात पे बात की जा सके। बहुत सी बातें फैसल साहब ने की हैं जिसमें मुझे इत्तेफाक है, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें जिनको शायद मैं एक और तरीके से देख रही हूँ, और शायद कुछ ऐसी बातें भी हों जिससे मैं इत्तेफाक नहीं कर सकती, लेकिन अब टाइम नहीं है हर चीज का जवाब का। कुछ खदशात जो उन्होंने जिनका इजहार किया वो बेशक मौजूद है। ये याद रखिए कि नेवर कोई सिचुएशन ऐसी इस वक्त हमारे पास इस मुल्क में नहीं है जो हमें इत्मीनान का सांस जो है वो लेने दे। बहुत से ऐसे मामलात हैं जो अभी नामुकम्मल है। लेटर से जुडिशरी का जो मामला है ये बड़ा, और जो बैलेंस है बिटवीन इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द जुडिशरी, वो पाकिस्तान का सिर्फ मसला नहीं है, सारी दुनिया में हमेशा रहा है। लेकिन बहुत से दुनिया में जगह हैं जहां पर उन्होंने इसको एक मुनासिब हद तक डील भी किया हुआ है। जब आपके यहाँ बदनीयती हो फिर किसी मसले में बैलेंस लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बात दुरुस्त है कि बैलेंस होना चाहिए, और उसका सबसे बड़ा जो एक इंडिकेशन है वो ये है कि आपकी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ना तो प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड है और ना उसके इख्तियारात को इस तरीके से आपने डिफाइन किया हुआ है कि आप जितने होल्स हैं उनको प्लग कर पाएं। आप हमेशा एक परफेक्ट सिस्टम नहीं बना पाते, लेकिन आप जितने उसमें लैकुनास हैं उनको डील कर सकते हैं और करना चाहिए, और ये एक अभी नामुकम्मल प्रोजेक्ट है। मैं आपको बताऊं कि साकिब निसार साहब मसलन जब चीफ जस्टिस थे तो मिसकॉन्डक्ट का ये हाल था कि एक कंप्लेंट का तो मुझे भी पता है जो गई थी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को, और भी बहुत सी कंप्लेंट्स गई थी, लेकिन उसको नहीं सुना गया जब तक कि वो रिटायर नहीं हो गए। और फिर इस तरीके से इंटरप्रेट किया गया रूल्स को कि जी अब रिटायर हो गए तो इंस्ट्रक्चर्स हो गई। कहीं रूल्स में नहीं लिखा हुआ, ना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि एक जज रिटायर हो जाए तो फिर उसके खिलाफ मिसकॉन्डक्ट नहीं हो सकता। वो हमारे पैसे खा रहा है अपनी रिटायरमेंट बेनिफिट्स में। वी आर पेइंग फॉर अ जज whose conduct was at best extremely suspicious। तो मैं ये चीजें आपको बताना चाह रही हूँ कि ये इतना आसान नहीं है कि कह देना कि जी अकाउंटेबिलिटी जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस विल इंजर अकाउंटेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी विल इंजर judicial independence. We have to create a system that can best answer our aspirations for both.
तो ये काम अभी इनकम्प्लीट है, और ये नहीं है कि ये हो नहीं सकता, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, बट इट इज नेवर गोइंग टू बी अ परफेक्ट सिस्टम जहाँ बंद नहीं होती है। अब जजेस को गाली निकालना बड़ा आसान हो गया है, पॉलिटिशियंस को गाली निकालना बड़ा आसान हो गया है। तो मैं हमेशा ये एक मिसाल देती हूँ कि लोग सॉफ्ट टारगेट बना लेते हैं पॉलिटिशियंस को और कहते हैं कि ये खुद बेईमान है तो इसलिए मार्शल लॉ आ जाते हैं। भाई साहब, अगर चीके का मुंह खुला हो तो बिल्ली जो मुंह मारती है, कभी उस बिल्ली को भी पूछ लिया करो। तो वो बिल्ली तो आप छोड़ देते हैं, आप कैसे एक अच्छा सिस्टम गवर्नेंस का इस मुल्क में क्रिएट करेंगे जहां एक पावरफुल एलिमेंट, डोमिनेंट एलिमेंट हर चीज को इन्फ्लुएंस करती है अपने इंटरेस्ट में। आप समझते हैं कि ये पार्लियामेंट के पास इख्तियारात होंगे कि वो ये जुर्रत कर पाएगी कि एक प्रॉपर जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी या इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन या इंडिपेंडेंट अदारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं उनको इंडिपेंडेंस दे सके, अगर वो जो बिल्ली है वो ये नहीं चाहती? तो बहुत सी चीजें हमें देखनी है, ये बात दुरुस्त है, और एज ए नेशन देखनी है। जब आपने पार्लियामेंट को मार्जिनलाइज कर दिया तो आप और तवक्को क्या रखते हैं किसी और चीज से? बात यह कि काजी फाइज ईसा ने ये केस क्यों आर्ग्यू किया, आइडियली फैसल बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो देखें कि ये बड़ा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस हो गया था। यू हैड ड्रिवन अ मैन अगेंस्ट द वॉल, और उसमें अगर ये काम उन्होंने किया जो कि मैं समझती हूँ कि एक अच्छी सिचुएशन में नहीं होना चाहिए था, मगर उसको भी आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो नहीं करना चाहिए। ये इतना अहम कोई मसला नहीं पैदा हुआ, और अभी भी अगर हम ये उम्मीद रखें कि डिस्पाइट दिस देयर विल बी नो मैलिस इन द जज लेटर ऑन इन कंडक्टिंग his or performing his functions as a judge, we would be okay with this कि चले आगे एक दफा ये हो गया। But this is important to see कि जो जिन्होंने उनके साथ मैलिस की वो इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे, ये भी तो देखने की बात है ना। वो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, वो कितना भी अपने अंदर दिल कड़ा करके इंडिपेंडेंस पैदा कर लें, जिनकी मैलिस है वो यहाँ तो नहीं रुकेगी, अभी तो आगे चलेगी मैलिस। तो अभी मैं जैसे कह रही हूँ कि अभी मामला शुरू हुआ है, आप देखिए कि आगे ये कहाँ तक जाता है। लेकिन उम्मीद हमें ये करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद इस बात की कोशिश करेंगे कि ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि उनके नीचे जो हाई कोर्ट्स हैं वो भी एक सेहतमंदाना जो एक डिमीनर है उसको मेंटेन करें, ताकि लोगों के जो राइट टू जस्टिस है वो अफेक्ट ना हो और कॉन्फिडेंस मजीद जुडिशरी में शैटर ना हो। अब तक हुआ है, और हम ये इस मसले को सिर्फ लेके कहते हैं कि ये हो गया और फना हो गया। आप देखिए 1950 से शुरू हुआ है ये मामला। आप मुझे बताएं कि किस दिन ऐसा रोल प्ले किया था हमारी सुपीरियर जुडिशरी ने कि जिसको हम कहें कि वो बड़ा एक शानदार रोल है। सॉरी हिना, हमें अब वाइंड अप करना होगा जी। तो एक घंटे का टाइम था, हमारे ऑर्गेनाइजर ने बताया था, हम कोई 2 मिनट ऊपर हो गए, लेकिन चूंकि ये रिकॉर्डेड है तो मेरे ख्याल में एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, और मुझे यकीन है कि जब ये प्रोग्राम आप देखेंगे हम लोग, और हम कोशिश करें कि ज्यादा लोग देख सकें, तो इस सूरत हाल को समझने में बहुत मदद मिलेगी। और जो खदशात सामने आए हैं उसमें भी होपफुली फिर हम लोग भी अपना हिस्सा डालें कि ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है या कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशन है उनको हम कैसे रिजॉल्व करें। और जो आखिरी बात आप दोनों कर रहे थे, फारूक ने भी पहले की, कि डेमोक्रेसी में और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, इनको हार्मनी में आगे चलना बहुत जरूरी है, वरना कोई भी जो है वो महफूज नहीं रह सकता। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर T2F के साथियों का शुक्रिया कि इस मसले पर जो है बहुत बहसें हो रही हैं, मैं भी देखता रहता हूँ, लेकिन वो बहुत पार्टीजान किस्म की बहसें हो रही हैं, मिल के मसले को देखने वाली नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये शुरू हुआ है प्रोसेस,
और मुझे उम्मीद है कि T2F वाले इस पर मजीद भी कुछ प्रोग्राम जो है वो सोचेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। थैंक यू करामत साहब एंड T2F। खुदा हाफिज। थैंक यू जी। खुदा हाफिज।